नमस्कार दोस्तों, मैं मीना अपने चैनल हिंदी प्रवाह पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। ये आप सभी का ही चैनल है जिस पे हम लोग व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने पर्यायवाची के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। आज हम लोग उसी सीरीज में भाषा विज्ञान के आज कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता प्रदान कब की गई है? यहाँ पर लिखना है आपको कब की गई है। तो 14 सितंबर 1949 को, 15 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1950 को और 15 सितंबर 1950 को। तो आप सभी को पता है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में, किस भाषा के रूप में? राजभाषा। ठीक है, आपसे पूछेगा हिंदी कैसी भाषा है, तो आपको क्या बताना है? राजभाषा। ऑप्शन में हो सकता है राष्ट्रीय भाषा, राज्य भाषा, राजभाषा। तो आपको ऑप्शन क्या टिक करना है? राजभाषा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा, ठीक है, आ गया देखिए सवाल, हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया? तो 553, 351, 343, 344। तो आप क्या कर लेंगे यहाँ पर? 343। आज की क्लास ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ते रहें। ठीक है, तो 343 यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? भाषा से ही संबंधित आज के प्रश्न हैं जो कि आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, राजभाषा के रूप में किसे स्वीकार किया गया था? तो अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, तमिल। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, हिंदी। उर्दू क्या है? हमारी द्वितीय भाषा है। क्या है? द्वितीय भाषा है। ठीक है, अगला, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार और भारोपीय भाषा परिवार। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे? द्रविड़ भाषा परिवार से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? नहीं में सवाल पूछ रहा है, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? अपभ्रंश, पंजाबी, प्राकृत, संस्कृत। तो आप जानते हैं कि प्राकृत तो है और अपभ्रंश तो है, प्राकृत भी है, संस्कृत भी है, लेकिन क्या नहीं है? पंजाबी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल। तो देखिएगा, ये आया हुआ सवाल है, आए हुए तो सभी पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं और इन्हीं में से आपका काम भी होना है। तो देखिएगा, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से 21वीं सदी तक, और क्या बोलते हैं 1500 ईस्वी से 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। एक मिनट, और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो दोबारा से देखिएगा इन ऑप्शनों को, क्या कह रहा है? देखो, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल है, क्या है? और इसमें ये रक्षक परीक्षा में 2016 में आया हुआ है। तो देखिए, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से 21वीं तक, 21वीं सदी तक है ये, और 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ठीक है ना, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, लिपि की आवश्यकता होती है भाषा बोलने में, भाषा लिखने में, भाषा संकेत में और तीनों में। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? लिपि की जो आवश्यकता होती है वो होती है भाषा को लिखने में होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए,
देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, अपभ्रंश साहित्य में, अमीर खुसरो की पुस्तकों में, जय भट्ट के शिलालेख में। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर, जय भट्ट के शिलालेख में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी भाषा को बोलने वालों का कौन सा स्थान है? स्थान पूछ रहा है, हिंदी भाषा को बोलने वालों का कौन सा स्थान है विश्व में? दूसरा है, चौथा है, छठवां है और 10वां है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर चौथा स्थान है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है? यानी भाषा को पूछ रहा है कि किस धातु से बनी है। तो भाख, भास, वाक, वटु। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ हलंत लगा लीजिए। तो ये भास धातु से भाषा का जो निर्माण हुआ है या भाषा बनी है तो किस धातु से बनी है? तो भास धातु से बनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन राय। तो यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो राजा राम मोहन राय। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? तो देखिए, ब्रज भाषा, उपभाषा, लिपि, क्षेत्रीय रूप। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्या बन जाती है? उपभाषा बन जाती है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए इनको, ये सारे ही प्रश्न महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा के लिए। हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? गुरुमुखी लिपि, बंगाली लिपि, देवनागरी लिपि, तमिल लिपि। तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे किस लिपि में हिंदी भाषा को लिखा जाता है? तो आप सभी जानते हैं किस में लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? कन्नड़, असमिया, उड़िया, बंगला। तो जब द्रविड़ परिवार की बात करता है तो क्या कर लेंगे, कन्नड़। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, वैदिक संस्कृत। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा पूछ रहा है, प्राचीन। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, वैदिक संस्कृत को कर लेंगे। ठीक है ना, वैदिक संस्कृत। अगला देखिएगा, भारतीय संघ की राजकीय भाषा है? देवनागरी लिपि में हिंदी, हिंदी और अंग्रेजी, अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? देवनागरी लिपि में हिंदी। राजकीय भाषा क्या है? देवनागरी लिपि में हिंदी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 अक्टूबर, 29 सितंबर, 27 फरवरी, 14 सितंबर। तो यहाँ ऑप्शन जो सही हो जाएगा क्या हो जाएगा? 14 सितंबर। 14 सितंबर और 1949। कितना याद रखना है? 50 नहीं करना है, ध्यान से देखना, क्या करना है? 49 ही करना है। 49 में राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया था। अगला प्रश्न, किस भाषा की लिपि ब्राह्मी के दक्षिणी रूप में विकसित हुई है? तो कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कन्नड़। ठीक है, अगला प्रश्न, हिंदी भाषा किस रूप में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, लिपि में लिखी जाती है गुरुमुखी, ब्राह्मी, सौराष्ट्री, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा कोई भी आंसर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्योंकि किस में लिखी जाती है हिंदी भाषा, किस लिपि में? तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न देखिए,
भाषा के 3 रूप होते हैं, दृश्य भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, मूक भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा, श्रव्य भाषा, सांकेतिक भाषा। तो कितने रूप होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा होता है? मौखिक होता है, लिखित होता है और सांकेतिक होता है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? पाली, प्राकृत और संस्कृत, अपभ्रंश। जिसने हिंदी जहाँ से हिंदी का विकास हुआ है वो कौन है? तो वो है अपभ्रंश। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा होता है होता है विस्तृत, संक्षिप्त, विशाल, संकुचित। मतलब कह रहा है बोली की अपेक्षा में एक ऐसा होता है क्षेत्र जो होता है विभाषा का, तो वो होता है विस्तृत। ठीक है, बड़ा होता है। बोली का क्षेत्र छोटा होता है जबकि विभाषा का क्या होता है? बड़ा होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, विस्तृत होता है। क्लियर। भारत की राजभाषा है, मतलब है क्या है? तो देखिएगा, हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी एवं अंग्रेजी भारत की सभी भाषाएं नहीं हैं। कौन सी हैं? तो ये हिंदी है। भारत की राजभाषा कौन है? हिंदी है। कार्यालयी भाषा इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है रोमेटिक, हेमेटिक परिवार, चीनी भाषा परिवार, काकेशियन परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। तो यहाँ पर एकाक्षरी जो कही जाती है वो कौन सी कही जाती है? चीनी भाषा परिवार। ठीक, अगला प्रश्न देखो, हिंदी किस परिवार की भाषा है? सामी, हामी, भारोपीय, काकेशी, पापुई। तो आपकी जो हिंदी है वो किस परिवार की है? भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, अगला देखो, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश, अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा। तो आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो जो आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं वो किससे हुआ विकास? अपभ्रंश से हुआ है। अगला देखिए प्रश्न, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 और 14 सितंबर 1950। इस क्वेश्चन को हम पीछे देख चुके हैं, तो आंसर आप दे सकते हो। क्या हो जाएगा? 14 सितंबर 1949 को। अगला प्रश्न देखो, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा और पत्राचार की भाषा, हिंदी भाषा के विकास संबंधी निर्देश। प्रचार प्रसार इसी में है हिंदी भाषा का, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हिंदी भाषा के विकास संबंधित निर्देश। ठीक, अगला देखो, भारत में हिंदी को संविधान के किस धारा के अंतर्गत भाषा राजभाषा घोषित किया गया है? धारा 343 का सब आर्टिकल फर्स्ट है और धारा 343 का सब आर्टिकल 2 और धारा 333 का सब आर्टिकल फर्स्ट है और धारा 334 का सब आर्टिकल फर्स्ट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? धारा 343 का सब आर्टिकल फर्स्ट। ठीक है, अगला देखो, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो क्या मानेंगे? गुजरात को। ठीक है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गुजरात। अगला देखो, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बांग्ला, मराठी और पंजाबी, मराठी, गुजराती। तो देवनागरी लिपि में कौन सी लिखी जाती है? मराठी लिखी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है हिंदी भाषा की लिपि में होना, प्राचीन लिपि में होना, अनेक भारतीय भाषाओं के लिपि में होना, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि, ध्वनि के एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना।
तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, कॉमा एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। अगला प्रश्न देखो, प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास डॉट डॉट से हुआ है। कुटिल लिपि से, सुमेलित लिपि से, गुरुमुखी लिपि से, नेपाली लिपि से। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, कुटिल लिपि से हुआ है। प्राचीन जो देवनागरी लिपि है इसका विकास किससे हुआ है, तो कुटिल लिपि से हुआ है। इसको यहाँ रख देंगे तो वाक्य आपका पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है 11, 12, 13, 14। तो देवनागरी लिपि की बात करें, चाहे स्वर कैसे भी पूछे, आपको 11 ही बताना है। ठीक है, 11 ही उत्तर मांगना चाहेगा वो। आगे देखिए, तो यहाँ तो आंसर क्या है, 11 है। अगला देखो, देवनागरी में आ के 12 खड़ी का, देवनागरी में आ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था, नरेंद्र देव, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, काका कालेलकर, विनोबा भावे। तो आ की 12 खड़ी का सुझाव जो दिया था वो काका कालेलकर ने दिया था। अगला देखो, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव। इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव। अगला देखो, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28 से 29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, और तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वी गिरी ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वी.डी. जत्ती ने। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही हो जाएगा बी नंबर, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी, तो उर्दू, संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अरबी फारसी थी। अगला देखो, भाषा है अर्जित संपत्ति, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, ईश्वर प्रदत्त संपत्ति, सहजात योग्यता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्जित संपत्ति है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अर्जित करते हैं यानी ग्रहण करते हैं। अगला देखो, आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है, ब्लूमफील्ड, जेस्पर्सन, सोस्यूर, ग्लीसन। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी, सोस्यूर। अगला देखो, भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ है शीघ्र बोलना, कम समय में अधिक बोलना, बोलने की मितव्ययिता और उच्चारण की सुविधा। तो यहाँ जो प्रयत्न लाघव है का अर्थ क्या होता है, उच्चारण की सुविधा। ठीक है, अगला देखिए, वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है व्यंजन विपर्यय का, व्यंजनागम का, व्यंजन लोप का, स्वर व्यंजनागम का। तो ये जो वाराणसी से बनारस बना है तो ये व्यंजन विपर्यय का विकास है। ठीक है, यह रूप है। अगला देखो, टकसाली भाषा कहते हैं संस्कृतनिष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को, कृत्रिम भाषा को। तो टकसाली जो होती है वो कौन होती है, परिनिष्ठित भाषा। ठीक है, अगला देखो, भारत की संपर्क भाषा कौन सी है, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू। तो भारत की जो संपर्क भाषा है वो क्या है, वो हिंदी है। ठीक है, विश्व में तो अंग्रेजी कही जाती है, लेकिन भारत की अगर पूछता है तो आप क्या कहेंगे, हिंदी। अगला देखो, निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है, सरलता से क्लिष्टता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर,
भावों से विचारों की ओर, विचारों से भावों की ओर। तो यहाँ पर कर लेंगे जटिलता से सरलता की ओर। अगला देखो, कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है। कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है। दुरूह, सरल, भावपूर्ण, सरस। तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, सरस, सरल। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? बी, सरल। अगला देखो, पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? भाषा वैज्ञानिक, राष्ट्रपति, कवि व साहित्यकार, समाज। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे? भाषा वैज्ञानिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? तो ये फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू। तो यहाँ क्या कर लेंगे? अनुवाद, अनुवाद की बात कर रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका अंग्रेजी। ठीक है ना जी। अगला प्रश्न देखिए, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वेरी मोस्ट लगाना है आपको, इसको क्या करना है? वेरी मोस्ट। तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? बाल गंगाधर तिलक, मुंशी आयंगर और बाल गंगाधर खेर, काका साहब कालेलकर। तो यहाँ पर बाल गंगाधर खेर। ठीक है, बीजी खेर लिखा मिलेगा आपको। आगे बढ़िए, वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? आलंकारिक शैली से, वस्तुनिष्ठ शैली से, समास शैली से, लाक्षणिक शैली से। तो यहाँ कर लेंगे वैज्ञानिक शैली का किससे है? वस्तुनिष्ठ शैली से है। ठीक है, अगला देखो, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है शब्द, पद, ध्वनि, वाक्य। क्या पूछ रहा है? शब्द सार्थक लघुत्तम पूछ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? शब्द। अगर कहता भाषा की सबसे छोटी इकाई, क्या कहता? भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई, तो क्या हो जाता? ध्वनि। ठीक है ना, ध्वनि हो जाता, लेकिन उसने सार्थक पूछा है तो क्या बताएंगे? शब्द। ठीक, अगला देखो, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से कौन से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है। आपको देखना क्या है? गलत चुनना है, गलत। और भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे? भाषा जो होती है, गलत पूछ रहा है तो पैतृक संपत्ति, पैतृक संपत्ति नहीं होती, ये क्या की जाती है? अर्जित की जाती है। अगला देखिए, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट है सवाल, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो यहाँ पर हम लोग करेंगे, देखिएगा 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कितनी हो जाएंगी? 5। ठीक है, और आपसे बोलियाँ पूछता है, बोलियाँ कितनी होती हैं? तो 18 बताना है। बोलियाँ पूछे तो बोलियाँ कितनी बतानी है? बोलियाँ बतानी हैं 18। कितनी? 18। और जो उपभाषाएं हैं, उपभाषाएं तो ये कितनी हैं? ये है आपकी 5। भाषाएं कितनी हैं? भाषाएं तो ये हैं आपकी 22। ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखिए, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, बोली, उपभाषा। तो क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। ठीक है, जो स्थानीय भाषा होती है उसे हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। अगला देखिए, हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? संस्कृत, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, उर्दू। तो किससे आए हैं? संस्कृत से आए हैं। आगे बढ़िए, सिंधी भाषा का संबंध किससे है? पैसाची से, ब्राचड़, मगही, सौरसेनी। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे? सिंधी का जो है वो ब्राचड़ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला देखिए, गैल, भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? तो ये हैं गैल, भैल
तो क्रियाएं भी पूछ रहा है, कैसी क्रिया है, और भाषा भी पूछ रहा है। तो भोजपुरी भूतकालिक, अवधी वर्तमानकालिक, ब्रजभाषा भूतकालिक, बुंदेली भविष्यकालिक। तो यहाँ पर गैल भैल कहाँ बोला जाता है, तो भोजपुरी में बोला जाता है। और कब? गैल मतलब चले गए, ठीक है। तो और ये देखो, तो ये क्या हो जाएगा, भोजपुरी भूतकालिक भाषा है, ठीक है। आगे बढ़िए। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। ये सवाल हो सकता है आपके लिए मोस्ट, क्योंकि यहाँ से ये सवाल बनता है, ध्यान रखें इसको। तो देखिए कैसे है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। फिर कहता है संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, पाली, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, सौरसेनी और पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सबसे पहले कौन आएगी, संस्कृत आएगी, फिर पाली आएगी, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, उसके बाद सौरसेनी, फिर उसके बाद क्या आएगा, पश्चिमी हिंदी, फिर आएगा खड़ी बोली। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ध्यान रखें, ठीक है। अगला बढ़ो आगे। किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया था, तो विलियम जोन्स, ग्रियर्सन, वीम्स, हार्नले। तो यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन है आपका डी नंबर, हार्नले, ठीक है ना जी। आगे बढ़िए। किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया, तो देख किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं, एक मिनट, हाँ, किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया था, विलियम जोन्स, ग्रियर्सन, वीम्स, हार्नले। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पर, हार्नले हो जाएंगे। आगे बढ़िए। ये एक ही सवाल थे क्या, नहीं, सही है, हाँ। आगे बढ़िए। किस भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है, मैथिली, अपभ्रंश, तमिल, तेलुगु। तो क्या कह रहा है, किस भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है, तो बीच की कड़ी आपकी अपभ्रंश है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन 60 थे आपके पास आज, और भाषा विज्ञान से थे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न थे, जो आपकी परीक्षाओं में आने के पूरे चांस हैं, और नहीं हैं तो इन्हीं से मिलते जुलते सवाल मिलेंगे, आपको कर लेना है अच्छे से, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करिएगा इसको, ठीक है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और नए पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करना है आपको, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, इतना ही, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में और कुछ नए प्रश्नों के साथ में, ठीक है।